गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ा रही थी और आज चौथा दिन है। आज ये चैप्टर लास्ट है, थोड़ा सा बाकी है, तो आज मैं पढ़ा दे रही हूँ। लिखा बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल वर्तमान उत्तराखंड तत्कालिक उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर काशी के पहाड़ों की गोद में इनका जन्म हुआ था और उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण परिवार में जन्मी बचेंद्री पाल ने स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के लिए बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पढ़ाई समाप्त करके इंडियन फाउंडेशन दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान 75,000 मीटर ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी और फिर एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। 1984 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। 85 में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग द्वारा 1986 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पीएचडी की मानक उपाधि गढ़वाल विश्वविद्यालय से। लेखिका ने एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च से दिल्ली से रवाना हुई। 23 मार्च को एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर दिया। इस घटना को बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से क्रमानुसार एक एक करके इन्होंने प्रस्तुत किया है। सभी सहयोगी पात्रों शेरपा कुलियों के साथ लेखिका बेस से शिखर तक कैसे पहुंची, इसका वर्णन पढ़ते हुए पाठक स्वयं, माने हम जब पढ़ते हैं इसके बारे में, वो कैसे वहाँ से वहाँ तक पहुँची, तो हमें लगता है कि शिखर पे पहुँचने का आनंद स्वयं ही प्राप्त हो रहा। मैं उस दिन बताई थी कि अंगदौर जी के साथ वो चली थी और अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके कारण उसके पैर ठंडे हो जाते थे, इसलिए ऊंचाई में खुले में रात्रि में वो बहुत देर तक नहीं रह सकता था, इसलिए रात में वो शिखर कैंप पे नहीं रहना चाह रहा था। उसने उस दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल कैंप वापस आना ही उसने ठीक समझा, या अपना प्रयास वो छोड़ देना चाहता था, इसलिए वो तुरंत चढ़ाई करना चाहता था। तो उन्होंने लेखिका से पूछा, बचेंद्री पाल से पूछा कि आप उनके साथ जाना चाहेंगी। तो एक ही दिन पे साउथ कोल पहुंचना, चोटी तक जाना, वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा ये भी था कि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ जाते तो उसे लौट के आने में भी जोखिम भरा काम था। फिर भी लेखिका को अंगदौर जी पर विश्वास था और अपने चढ़ने की कर्मठता पर भी। सुबह वो लोग साउथ कोल से बाहर निकले, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन लेखिका अपने जो है चढ़ने वाले उपस्कर में बहुत सुरक्षित थी और वो लोग धीरे धीरे चलते हुए गए। फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। फावड़े से उन्होंने जमे हुए बर्फ को दांत काटे, फावड़े के दांत काट सके ऐसे फावड़े था। धरती के खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से उठाया। 2 घंटे से कम समय में वो शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा, बोला थक गई हो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो बहुत आनंदित हुए और बोल रहे कि इसी गति से अगर हम चलेंगे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर हम वापस भी शाम तक हो जाएंगे। उसके बाद धीरे दिखा रहा है कि लाहाटू उनके पीछे पीछे आ रहा था। जब वो दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वो हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ा हुआ था। बोले कि लाहाटू जो एक और ये था आरोही, वो जो है ना पर्वतारोही, वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। ये लोग दक्षिणी शिखर के नीचे दोनों अंगदौर जी और लेखिका आराम कर रहे थे, तो उनके पास पहुंच गया। थोड़ी चाय पीने के बाद ये लोग फिर से चढ़ाई शुरू किया। लाहाटू किया कि एक नायलॉन का रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और लेखिका रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़े। लाहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। वह रस्सी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इनकी संतुलन के लिए पकड़ा हुआ था। तो लाहाटू को ध्यान आया कि मैं इतनी ऊंचाइयों के लिए सामान्य आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। बोले लाहाटू ध्यान दिया कि उन ऊंचाइयों के लिए, माने उन हाइट के लिए सामान्यतः माने जितना ऑक्सीजन उनको ज़रूरत होता है, वो उतना 2.5 लीटर ऑक्सीजन माने उतना अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट, माने कम ऑक्सीजन लेके वो चढ़ रही थी। तो लाहाटू ने क्या किया, उनके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन का स्पीड बढ़ा दिया। तब लेखिका को आसान लगने लगा, कठिन चढ़ाई भी उनको आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर
दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी है, ढलान एकदम सीधा नीचे। बोले कि दक्षिणी शिखर के ऊपर जो है हवा का स्पीड बढ़ गया था। उस ऊंचाई पर माने उतना हाइट पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। मतलब उस ऊंचाई पर हवा के झोंके कैसे थे? तेज थे। और बर्फ के कण कैसे थे? भुरभुरे थे। बर्फ जो है चारों तरफ उड़ रहे थे। दक्षिणी शिखर पर बर्फ माने हवा इतनी तेज थी कि बर्फ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य आ गई थी। माने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा, माने अनेक बार वो लोग चढ़ रहे थे, देखे केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा। माने बहुत बार वो देख रही हैं, थोड़ी दूर के बाद क्या है, कोई भी ढलान, कोई भी चढ़ाई नहीं लग रहा था। ढलान एकदम सीधा, माने ऊपर की तरफ कोई चढ़ाई नहीं था, क्योंकि बर्फ भुरभुरे उड़ रहे थे तो उनको दिखाई नहीं देता। लोग वैसे ही चढ़ते जा रहे थे अंदाज में। थोड़ी देर बाद देखे कि कोई चढ़ाई नहीं था, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। मेरी सांस मानो रुक गई। लेखिका की सांस रुक गई, मतलब क्योंकि वो पहुंच चुकी थी। मुझे विचार कौन था, मैंने उनके मन में विचार आया कि सफलता, मैंने उनका सक्सेस बहुत नज़दीक है। 23 मई, मैंने वही लास्ट दिन था, 7 मार्च को उन्होंने शुरू किया था। 23 मई 1984 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर टॉप पे खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वो प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी। एवरेस्ट चोटी कैसा था? शंकु के जैसा था। उस पर इतना भी जगह नहीं था कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने सुरक्षा का प्रश्न था। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई की, अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। बोले कि एवरेस्ट शंकु के जैसा था। उस पर इतना जगह भी नहीं था कि दो आदमी साथ साथ खड़े हो सके, और चारों तरफ हजारों मीटर लंबी ढलान थी। थोड़ा सा भी वो लोग ध्यान बढ़ता तो वो लोग गिर सकते थे। तो पर प्रश्न सुरक्षा का था उनका। तो उन लोग अपनी सुरक्षित करने के लिए पहले क्या किया, बर्फ़ का जो फावड़ा था बर्फ़ खोदने वाला, उससे बर्फ़ की खुदाई करके उन्होंने अपने लिए जगह बनाया। उसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। मैंने घुटनों को नील डाउन होके लेखिका बैठ गई। बर्फ़ पर अपने माथे को लगा कर मैंने सिर से, मतलब कहने का सिर माथा टेका और सागर माथे के ताज, मैंने सागर माथा का जो टॉप था उसको चुंबन लिया, चूमा उसको, और बिना उठे मैं से वो नील डाउन घुटनों को बैठी रही। अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा उन्होंने निकाला। अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेट के छोटा सा पूजा अर्चना करके उन्होंने बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में, मैंने खुशी के इस मौके में उन्हें अपने माता पिता का ध्यान आया। जो माता पिता को याद किए क्योंकि वो बहुत खुश थी। जैसे ही मैं उठी, अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता, देखिए एवरेस्ट की चोटी दिखाया है कैसे करके, एकदम नुकीला प्रिज्म के जैसा है। जैसे मैं उठी, उन्होंने जैसे उठी, मैं अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। मैंने उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के वो रज्जू नेता, मन रस्सी वाले जो नेता थे उनके साथ साथ थे, उनके लिए हाथ आदर मन को रिस्पेक्ट किया। अंगदोरजी ने क्या किया था, बहुत प्रोत्साहित किया था लेखिका को और लक्ष्य तक पहुंचाया था। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई किया था दूसरी बार, इसलिए लेखिका ने उन्हें बधाई दिया। उन्होंने मैंने अंगदोरजी ने लिखा के गले लगाया और कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की। अंगदोरजी ने क्या किया, लेखिका गले लगा के कान में उनके धीरे धीरे बोले कि आप बहुत अच्छी चढ़ाई की। बहुत मैं प्रसन्न हूँ, अंगदोरजी बहुत प्रसन्न। कुछ देर बाद सोनम पुलजर लोग, मैंने फोटोग्राफर लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। उस समय लाहाटू ने हमारे नेता को, उसी समय जब तक ये इधर पहुँचे, लाहाटू किया गया, उनके नेता को एवरेस्ट पे चारों ओर होने की सूचना दे दी। मैंने बता दिया कि एवरेस्ट पे लोग पहुँच गए हैं। उस समय इनके लेखिका के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। वॉकी टॉकी देने से कर्नल खुल्लर हमारी सफलता पर, मैंने उनके जो नेता थे वो उनकी सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते, उनको बधाई
बधाई दे रहे थे। बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी अनूठी उपलब्धि के लिए, मैंने तुमने जो यूनिक अचीवमेंट जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को, मैंने तुम्हारे माँ बाप को मैं बधाई देना चाहूँगी। बोले देश को तुम पे गर्व है, और बोले कि देश तुम पे गर्व करता है, और तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी तो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम, बताए कि तुम जब अब एवरेस्ट के लिए निकली थी तब तुम्हें कोई नहीं जानता था, अभी जब एवरेस्ट से वापस तुम आएगी तो सारी दुनिया तुम्हें जानेगी, इसलिए तुमने जो संसार को छोड़ा था उस संसार से अब ये संसार भिन्न होगा जब तुम एवरेस्ट से वापस आओगी। थैंक यू बेटा। प्रश्न उत्तर आप लोग क्वेश्चन से देखती हूँ। डॉक्टर मिनी मेहता ने क्या जानकारी दी? एल्युमिनियम के सीढ़ियों को बनाना, आड़ी तिरछी बर्फ की दीवारों पर चढ़ना। बेस कैंप में लेखिका से मिलने कौन आया था? तेनजिंग नॉर्वे आए थे। बेस कैंप 3 में क्या दुर्घटना घटी? वही बर्फ का पिंड गिरा था। लोब्सांग ने लेखिका क्या सहायता की स्विस छुरी की मदद से? किस घटना से पता चलता है लेखिका में सहयोगी भावना थी? जब वह इतनी बर्फीली हवा चल रही थी फिर भी अपने दोस्तों के लिए वो चाय और जूस लेके जब इतनी बाहर जा रही थी, इससे पता चलता है कि उस सहयोग की भावना थी। आज यहीं तक बेटा, ख़त्म हो गया चैप्टर। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और